नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर आपके मतलब की में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए बेहद जरूरी है और फायदेमंद भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। खबर आपके मतलब की में आज बात करेंसी क्रांति की। देश में ई रुपया को लॉन्च करके रिजर्व बैंक ने मानो करेंसी क्रांति की शुरुआत कर दी है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए 1 दिसंबर से देश में आम लोगों के लिए ई रुपया की शुरुआत हो गई है। फिलहाल इसे देश के 4 बड़े शहरों में शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे देश में देखने को मिलेगा। जाहिर है इससे देश के बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा, लेकिन सवाल अहम है, आखिर क्या होता है ई रुपया और कैसे हम इसका इस्तेमाल करें। साथ ही ई रुपया हमारे पैसे को कैसे सुरक्षित रखता है, ये सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ई रुपया यानी देश की करेंसी में नई क्रांति। देश के 4 बड़े शहरों यानी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ई रुपया का पहला चरण जारी कर दिया गया है। ट्रायल के दूसरे चरण में 9 और शहरों को जोड़ा जाएगा। पहले ट्रायल में कई बैंक शामिल हैं, जिनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, येस बैंक और आईडीएफसी शामिल हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या होता है ई रुपया, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद और सुरक्षित है। सेफ है ई रुपया। आपको बता दें कि डिजिटल रुपया ऐसी करेंसी है जो आपको किसी भी तरीके के धोखे से बचाता है और आपके खाते को सुरक्षा कवच देता है। इसका इस्तेमाल भी बहुत आसानी से होता है। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ई रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। ये पूरी तरह से कानूनी है, लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का मन में भ्रम नहीं रखना चाहिए। कैसे करें इस्तेमाल? ई रुपये का ट्रांजैक्शन डिजिटल वॉलेट के जरिए पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट के बीच किया जा सकेगा। मोबाइल वॉलेट के जरिए या फिर क्यूआर कोड के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आपको पहले एक बार डिजिटल रुपया खरीदना होगा, उसके बाद में आप अपने वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक डिजिटल रुपये का इस्तेमाल फिलहाल कुछ चुनिंदा ग्राहक कर सकेंगे। कुछ खास जगहों पर ही इसका इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। ट्रायल में कुछ चुनिंदा ग्राहक और व्यापारी शामिल हैं। ई रुपया वास्तव में देश की इकोनॉमी में नई क्रांति है। रिटेल लेन देन करेंसी के लिए आपको किसी भी बैंक को शामिल करने की जरूरत नहीं है। आप उसके बिना ही लेन देन कर सकते हैं। यह सिस्टम यूपीआई से काफी अलग है। आने वाले दिनों में इसकी सेवा अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, पटना और शिमला में भी मिलेगी। डिजिटल करेंसी लाने के पीछे सरकार का मकसद साफ है। सरकार को करेंसी छापने के बड़े खर्च से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी की लागत बिल्कुल जीरो है। डिजिटल रुपया आने से नकली नोटों पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो आज बात करेंगे ई रुपया की, जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। 4 बैंक इसके लिए, निजी और प्राइवेट के अलावा जो है सरकारी बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। प्राइवेट और सरकारी बैंक, जो 4 बैंक चिन्हित किए गए हैं। और अब जो जैसे आप रुपयों का लेन देन करते हैं, जैसे करेंसी का आप लेन देन करते हैं, इसी तरीके से डिजिटल रुपया के लेन देन आप कर पाएंगे। अभी यूपीआई से पेमेंट बेहद आसान हो गई है, लेकिन अब ई रुपया के जरिए, यानी कि वर्चुअल मनी के जरिए भी आप एक तरीके से किसी मर्चेंट को आप पेमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई सामान खरीदते हैं आप और आपके पास वॉलेट में ई रुपया मौजूद है। जैसे आपके पास वॉलेट, मोबाइल वॉलेट और आपके वॉलेट जो है, जो परंपरागत वॉलेट है, उसमें आप करेंसी रखते हैं, पैसे रखते हैं, उसी हिसाब से आप अपने मोबाइल के वॉलेट में ई करेंसी रख पाएंगे। तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये सेवा शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। दूसरे चरण में 9 और शहरों में ई रुपया जारी किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट 4 शहरों से शुरू हुआ है और दूसरे चरण में 9 शहरों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसमें शामिल किया गया है। ई रुपया सुरक्षित है, आरबीआई बताने की कोशिश कर रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 शहरों से इसकी शुरुआत की गई है और 4 बैंक इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, जो ई रुपया को एक तरीके से सर्कुलेट करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो जानना बेहद जरूरी है। ई रुपया का ट्रांजैक्शन डिजिटल वॉलेट से ही होता है, यानी कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऐप हैं जिसके वॉलेट में आप पैसा रखते हैं, उसी तरीके से ई रुपया रखने के लिए भी वॉलेट होगा। पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी दुकानदार को आप पैसे इस तरीके से दे पाएंगे। मोबाइल वॉलेट के जरिए कर सकेंगे इस्तेमाल, जैसे अभी पेटीएम और बाकी ऐप हैं जिसका वॉलेट भी होता है और जो बैंक से भी कनेक्टेड होता है, उसी तरीके से लगभग उसी तरीके से होगा। क्यूआर कोड के जरिए कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। ये फिलहाल तय किया गया है। आपको एक बार डिजिटल रुपया खरीदना होगा। जो डिजिटल रुपया है आप उससे खरीदेंगे और इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद अपने वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। ये परंपरागत तरीके से जो आप वॉलेट रखते हैं अपने पैंट की जेब में, और उसी तरीके से अब ई रुपया जो है आपके मोबाइल के वॉलेट में होगा और उससे आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय में कई शहरों में इस सेवा की शुरुआत होगी। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। दूसरे चरण में 9 और शहरों को शामिल किया जाएगा और फेज दर फेज पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। दरअसल रुपयों को छापने, उसे मेंटेन करने, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में बहुत पैसा खर्च होता है और उम्मीद की जा रही है कि अगर ई रुपया का सिस्टम सक्सेसफुल रहा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रही, कहीं से लूप होल नहीं रहा, तो देश का पैसा बचेगा। रुपयों को छापने, उसे मेंटेन करने, उसे वापस लेने, फिर उसे नष्ट करने बहुत कर्मचारियों की तैनाती, फिर रुपयों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आरबीआई को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, हमारा आपका पैसा खर्च होता है एक्चुअली में। तो ई रुपया आने के बाद ये पैसा खर्च बेहद कम हो जाएगा, न के बराबर खर्च हो जाएगा। आरबीआई ई रुपया जारी करेगा, बैंक उसे आप तक पहुंचाएंगे और फिर आप उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर मर्चेंट को आप पैसे दे सकते हैं ई वॉलेट से। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक प्रोफेसर अमन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। अमन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ई रुपया है क्या, किस तरह से इस्तेमाल होगा। मेरे वॉलेट में, पैंट की जेब के वॉलेट में जो पैसा है वो मैं किसी के हाथ में पकड़ाता हूं और कोई सामान खरीद लेता हूं, उससे क्या इतर है ये ई रुपया, या फिर लगभग वैसा ही है, सिर्फ हमें पे करना है एक मोबाइल के वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली बात तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हम देख पा रहे हैं, चाहे वो हम किसी कंपनी के माध्यम, जैसे पेटीआई हो, भीम यूपीआई ऐप हो या किसी और एनईएफटी के थ्रू करते हैं, तो हम एक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट के तक पैसा दे रहे हैं, डिजिटली दे रहे हैं। पहली चीज तो ये समझना है। दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर हम एक पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। एक कोई कंपनी होगी या बैंक होगा, उसका बीच में आता है
लूप आता है, वो बिल्कुल। पैसा घूम के उनके थ्रू जाता है दूसरे के पास। मतलब मेरे को अगर आपको 50 रुपया देना है या किसी चाय वाले को 50 रुपया देना है, तो अगर मेरे को देना होगा तो किसी ना किसी गेटवे के थ्रू घूम के जाएगा, बैंक की प्रणाली के थ्रू घूम के जाएगा। बिल्कुल। जब मैं 50 रुपया कैश देता हूं तो उसमें क्या होता है कि वो किसी को घूम के नहीं जाता है, वो सीधा मेरी जेब से आपकी जेब में या मेरी जेब से उस चाय वाले की जेब में जाता है। बिल्कुल। तो ये डिजिटल रुपया जो होगा, ई रुपया जो होगा, उसमें भी ऐसा ही चरण होगा जहां पे कोई पेमेंट गेटवे का चक्कर नहीं होगा। तो इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 हो जाएगी, इधर से जाने में दूसरे जाने में भी हो जाएगी। फर्क ये है कि जैसे मेरी एक चमड़े की लेदर की वॉलेट हो, पर्स हो, या फिर वो पेपर का पर्स हो या कागज में रखूं मैं संभाल के, या नोटों को घुमा के रखूं अपने गले के अंदर, वैसा ही एक गल्ला हमें डिजिटली खरीदना पड़ेगा, या जो मुफ्त का दे रहे हैं वहां पे रखना होगा, वहां से फिर हम ट्रांसफर करेंगे। अब एक लेदर का बैग पर्स जो है वो 100 रुपए का भी आता है, 50 रुपए का भी आता है, 1-1 लाख रुपए के भी आते हैं, उसमें सोन्स की लगाओ, डायमंड लगाओ तो 1-1 लाख रुपए का भी आता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में जब वो पैसा डायरेक्टली जाएगा, ना किसी बैंकिंग प्रणाली ना किसी गेटवे के थ्रू, तब वो ई रुपए के फॉर्म में डिजिटल ट्रांसफर होगा। तो उसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हमने 2015 में हमने 16 में 17 में प्रपोज किया था अपने काम के द्वारा, वो लागू होगी, जो आरबीआई करना चाह रही है, जो निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में कहा। तो इससे 2-3 फायदे डायरेक्ट हैं। एक तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई तीसरे बैंक प्रणाली का कोई चक्कर नहीं है, एक से दूसरे की जेब में जा रहा है जैसे कैश जाता है। एक जरूर चीज है कि कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, कोई वो डिजिटल इम्प्रिंट नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। पर इसके अंदर एक डिजिटल इम्प्रिंट जरूर छूटेगा। जैसे हम व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन करते हैं और चीजें करते हैं तो एक डिजिटल इम्प्रिंट रह जाता है, इंफॉर्मेशन रह जाती है। बिल्कुल। कोई उसको निकालता नहीं है। जब तक कोई निकालना ना चाहे, कोई एनफोर्समेंट एजेंसी हो, कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, उसको निकालना चाहे तो निकाल सकती है, पर ऐसा नहीं है कि निकाल रही है। लाखों लोग व्हाट्सएप कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी जो है अर्थव्यवस्था में, ट्रांसपेरेंसी भी इससे बढ़ेगी। कॉस्ट तो बचेगा ही, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सिर्फ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं बचेगा, ट्रांसपेरेंसी बचेगा। दूसरा देखिए, जब डिमोनेटाइज किया गया था तो आरबीआई कर तो रहा था, उसको पता था कितना मार्केट में पैसा है, पर ये पता नहीं था कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी फेक करेंसी भी मार्केट में फ्लोट कर रही होती है। एक तो इसमें फेक करेंसी जो हम फ्रॉडुलेंट करेंसी कहते हैं उसका चक्कर खत्म हो जाएगा। दूसरा, आरबीआई के पास जितना उसने डिजिटल रुपया दे रखा है उसको पता है कि इतना रुपया है मार्केट में। अब वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, चाय वाले के हाथ में है, पकौड़े वाले के हाथ में है, या एक बड़े साहूकार के हाथ में है, वो नहीं पता है, बट वो सबके पास है। पर आरबीआई को ये पता है कि इतना रुपया मेरा डिजिटली बाहर मार्केट में है। और क्योंकि इनके सिस्टम जब से हमने एनईएफटी किया या यूपीआई भीम किया या जितने भी किए पिछले 15-20 सालों में हमने सिस्टम किए, कभी भी हैक नहीं हुए हैं। आरबीआई हमेशा ये लेके चला है, और काफी सारे सेंट्रल बैंकिंग्स में वर्ल्ड ओवर ये देखा गया उनके सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो पा रहे। बट आरबीआई के अंदर जो सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया आज तक 20 सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मामले में, कभी भी हैक नहीं हुआ, कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरे को उम्मीद की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी वो यूज करेंगे उससे वो हैकिंग और जो प्रॉब्लम हम आजकल ये जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनमें देख रहे हैं, वो चीज भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अमन जी, एक चीज और बता दीजिए, कब तक जो प्लानिंग तो होगी ना, ठीक है 4 शहरों से शुरुआत हुई है, बाकी फिर 9 शहरों को जोड़ा जाएगा, पूरे देश में ये सिस्टम लागू होगा, कब तक हम 100% डिजिटली ई रुपया से ट्रांजैक्शन करेंगे? कोई टाइम फ्रेम है क्या आरबीआई की तरफ से सेट? देखिए जी, निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा था कि अगले साल तक, बजट तक इसको हम लॉन्च कर देंगे। ठीक है जी, बड़ा एक एग्रेसिव मूव करके, और उसको देखते हुए जो ट्रायल चीजें हैं, आरबीआई ने ऑलरेडी ट्रायल शुरू कर दिया है, उसका टेस्टिंग शुरू कर दिया है, प्लेटफॉर्म तैयार है, चीजें टेस्ट कर रहे हैं वो इस समय। तो मेरे विचार में अगर जो निर्धारित समय से चलता है, तो जैसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा था वैसे हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। पर हम ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा, बिकॉज कोई भी नई चीज जब आती है उसको चलने में टाइम लगता है। जैसे हम एनईएफटी देखें या ऐसे जो हम डिजिटल बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई ऐप देखें, एक दिन में नहीं एस्टैब्लिश हो गए, इनको टाइम लगा, कई बार कहीं को 4 साल लग गए, 5 साल लग गए। अब एनईएफटी एसएमटीएमएस को करने में तो कम से कम जो है 20 साल लग गए। तो इसलिए अब जो है चरण तेज चल रहा है, बिकॉज लोगों को आदत हो गई है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की। ये चाहे वो आम आदमी जो सड़क पे सिगरेट बेचता है या चाय बेचता है या मूंगफली बेचता है उसको भी, और एक जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी। तो क्योंकि वो एक आदत सी बनती जा रही है, तो अब जो मूवमेंट है वो फास्ट होगा, उसका जो चलन भारत में देखने को मिलेगा तेजी से आएगा, जबकि जो पहले 10-15 साल में हमें देखने को मिला।
पर ये कब लॉन्च होगा, वो मेरे विचार में जो नियंत्रण सीमा थी, आरबीआई पूरा सक्षम है उसको करने के लिए, और ऑलरेडी टेस्ट रन मेरे विचार में चल रहे हैं, जो खबरें अखबारों में आई। ठीक है अमन जी, अब चूंकि 4 शहरों में से पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया और 4 बैंकों के नाम भी हमने अपने दर्शकों को बताए, मुझे ये समझाइए और दर्शकों को समझाइए बेसिकली कि इन 4 शहरों में अगर मैं किसी बैंक से, क्या मुझे ई रुपया लेना पड़ेगा, उसके लिए उतने पैसे देने पड़ेंगे? आपने वॉलेट का जिक्र किया, वॉलेट की कीमत का जिक्र किया, तो क्या मैं अपने मोबाइल में या अपने अकाउंट में कोई वॉलेट बनाता हूं तो उसके लिए पैसे लगेंगे? क्या नियम तय किया गया है? बहुत अच्छी बात करी। पहली बात तो जब आप बैंक से ये करेंगे, ई रुपया के फॉर्म में लेंगे, तो कोई ट्रांजैक्शन अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो 100 रुपए लेंगे, 1000 रुपए दे रहे हैं तो 1000 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, जहां तक मेरी खबर है वो आपके पास अकाउंट होना जरूरी है। ये नहीं है कि आप गए बैंक में, अपना काउंटर पे गए, हम अनामे पद से हैं, कोई जानते नहीं है आपको, ना आप आधार कार्ड दे रहे, ना केवाईसी दे रहे, तो आपने कहा भैया मेरा ये 10 लाख रुपया चेंज कर दो ई के अंदर, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल। आपका अगर केवाईसी पूरा है, अकाउंट है आपका, नहीं भी अकाउंट किसी और बैंक खाते में अकाउंट है, तो वहां से आप उस रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं ई फॉर्म में, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जो वॉलेट की बात है, मेरे विचार में काफी सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने अपने वॉलेट अब निकालना शुरू करेंगे। कुछ हो सकता है फ्री में दे, कुछ हो सकता है मिनिमम चार्जेस। अब हमें अकाउंट रखना होता है तो अकाउंट में भी कई बार चार्जेस लगा देते हैं कुछ बैंक कि आप रखेंगे तो इतना चार्जेस रखिए, नहीं तो इतना मिनिमम बैलेंस रखिए आप। बिल्कुल। तो हो सकता है इस टाइप की कोई स्कीमें जो है बैंक लेके आए। कुछ मेरे विचार में फ्री वॉलेट भी जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, हो सकता है वो नए निकालने की कोशिश करें अपना चलन बढ़ाने के लिए, पर उसमें हमेशा खतरा ये रहेगा कि अगर आप ज्यादा पैसा रखते हैं तो कल को वो गायब हो, तो वो रेगुलेशन में तो आ जाएगा, बट उसका एक डर रहेगा। या फिर कुछ कंपनियां होंगी जैसे लॉकर बेचती हैं बैंक्स और कंपनियां बेचती हैं, ऐसे ही कहें कि जी आप एक वॉलेट ले लीजिए, हमसे इतना रुपया लगेगा, जैसे हम जीमेल अकाउंट खरीदते हैं या कई बार पेड अकाउंट होते हैं तो सर्विसेज ली हैं, तो उसमें सिक्योरिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है फ्री भी हमें वॉलेट देखने को मिलेंगे और कुछ पेड वॉलेट्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि हम कितना पैसा उसमें रख के ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ताकि जो है वो सेफ रहे और सुरक्षित रहे। अमन जी, हमें यह भी बताइए कि अभी पायलट प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कुछ लूप होल्स हैं? क्या कुछ आरबीआई को चेक करना है? क्या आरबीआई को कुछ पता लगाना है कि कहीं कुछ ऐसी चीज रह तो नहीं गई है, इसलिए यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसके बाद 9 शहरों को शामिल किया जाएगा? कुछ है ऐसा जिसमें शक शुबा है अभी? देखिए, ये शंका और शक की बात नहीं है यहाँ पे। कोई भी जब रेगुलेटर, हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पे दुनिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें, पिछले 3 साल में जो है वो कम से कम 100 गुना बढ़ गई हैं। तो जहां पे ऐसे देश में जहां पे एक आम आदमी का पैसा, गरीब का हो अमीर का हो, एक आम आदमी का पैसा स्टेक पे होता है, तो उस केस में आरबीआई को अपने स्टेप्स कोई भी चीज लागू करने के लिए, जब उन्होंने एनईएफटी एसएमपी किया था तो आपको ध्यान होगा कुछ घंटों के लिए किया था। आज हम 24 घंटे कर सकते हैं, एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो या स्विफ्ट ट्रांसफर्स हो। पहले नहीं कर सकते थे, पहले कुछ घंटे के लिए किया, फिर सारे दिन के लिए किया, फिर संडे को ओपन किया, फिर 24 घंटे अब ओपन कर दिया है। बिल्कुल। तो इस तरीके से कोई भी रेगुलेटर और आरबीआई भी, पहले भी हम देखें, कोई सर्विसेज जब देती थी तो पहले थोड़े समय के लिए रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में करती है। तो पायलट प्रोजेक्ट का अमन जी ये मतलब नहीं है कि कहीं कोई लूप होल है। हाँ, ये मतलब नहीं है कि ठीक है, हमारे एक दर्शक जुड़े हैं। सुरक्षा लेनी जरूरी है, आम आदमी के पैसे की सुरक्षा देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए कड़े कदम लेना जरूरी है। अमन जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मैं रवि बोल रहा हूँ पटना से। अमन साहब से ये जानना चाहेंगे कि क्या ये डिजिटल करेंसी के माध्यम से ऐसा ही तो नहीं है कि हमारे ही पैसे पे दोबारा टैक्स लगाया जाए? सपोज दैट, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं पेटीएम पे वॉलेट सर्विस लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक मिनिमम जो शुल्क है पेटीएम हमसे वसूलता है, चाहे किसी बहाने से वसूले, तो हमारे ही पैसा बैंक के थ्रू, यदि बैंक हमें वॉलेट प्रोवाइड करता है तो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ही। तो क्या हमारे ही पैसे पे फिर एक तरह से ये टैक्स देने की एक नया तरीका है जो सरकार उसे लेगी, या फिर सरकार किसी और माध्यम से ले या प्राइवेट के थ्रू ले? देखिए जी, पहली बात तो जो अगर आपका 100 रुपए है तो 100 रुपया ही ई फॉर्म में आएगा, उसमें कहीं नहीं। पर कोई आपको अगर सर्विस ले रहे हो बैंक से, जैसे वॉलेट की सर्विस हो गई या कोई और सर्विस ले रहे हैं, तो उसके लिए नेचुरली बैंक जो है कुछ आपसे पैसे ले सकता है। कोई और कंपनी भी हो वो भी ले सकती है, इसमें आरबीआई नहीं ले रही है, ना आरबीआई निर्देश कर रही है उनको। तो इसलिए ये कहना, क्योंकि अगर आप कोई फैसिलिटी ले रहे हैं तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, वो फ्री भी हो सकती है, चार्ज भी हो सकती है।
इसी तरीके से तो पर पैसा जो आपको मिलेगा, चाहे आप 1 लाख ट्रांसफर करें या 1000 करें या 10 रुपए करें, वो पूरा का पूरा मिलेगा। पेटीएम के अंदर ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट आती है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उस केस में नहीं आएगी। और जैसे हम ये क्रिप्टो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, इनकी ट्रेडिंग होती है, ऐसे रुपए की ट्रेडिंग अभी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, ये रुपए की ट्रेडिंग नहीं होगी, ये समझना भी बहुत ठीक है। अमन जी एक चीज है वैसे ही रहेगा। ठीक है अमन जी, एक चीज और बताइए कि अभी जो 4 बैंक चिन्हित किए गए हैं, अगर मैं ई वॉलेट चाहता हूं, ई रुपया चाहता हूं, तो क्या मुझे उन्हीं बैंकों में संपर्क करना पड़ेगा? अगर उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो जो ई रुपया चाहता है, चूंकि 4 बैंक की सिलेक्ट की आरबीआई ने, तो क्या उस बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक का अगर मैं अकाउंट होल्डर हूं और एसबीआई में जाता हूं, तो क्या मुझे ई रुपया जारी किया जाएगा? देखिए जी, रुपया तो अभी इन चारों बैंकों के द्वारा ही जारी किया जाएगा, जो निर्देश अभी देखने को मिलेगा। खाता धारक होना जरूरी है या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ये देखिए जी, खाता धारक तो नहीं, पर कोई ना कोई आपकी बैंकिंग कनेक्शन होना जरूरी है, बिकॉज उनको केवाईसी पूरा करना जरूरी है। कल को आप 1 करोड़ रुपए लेके पहुंच जाएं हार्ड कैश में और कहें कि जी इसको कन्वर्ट करिए, तो उनके पास क्या आधार है कि आप कन्वर्ट करें? वो ये लीगल पैसा है, इलीगल पैसा है, ब्लैक मनी का पैसा है, सही तरीके से आया, गलत तरीके से, उनके पास उस समय तो आधार नहीं है देखने के लिए। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप खाता धारक हो वहां पे, बट कहीं ना कहीं खाता धारक होना आपको जरूरी है बैंकिंग प्रणाली में। दूसरा, अभी जो है इन्हीं बैंकों को निर्धारित किया गया, आहिस्ता आहिस्ता करके सभी बैंकों को और सभी स्टेट्स को निर्धारित किया गया। बड़ा हडल क्या है अमन अग्रवाल जी, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, इस ई रुपया के चलन में सबसे बड़ा हडल आपको क्या दिखता है? सबसे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? क्योंकि भारत में ग्रामीण इलाके बहुत ज्यादा हैं, सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, सभी के पास उन फोन में वॉलेट जो है क्रिएट करना मुश्किल होगा, तो सबसे बड़ा हर्डल आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, मेरे को हर्डल इसमें नजर नहीं आता है, बिकॉज हमने चाहे रुपया एक जो लॉन्च किया था मास्टर और वीजा की तरह, उसकी प्रणाली और उसकी चेकिंग वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था, वो भी चल रहा है बढ़िया तरीके से। चाहे हमने और जो डिजिटल चीजें यूज करी, और अब आरबीआई ने पीछे कुछ टेस्टिंग भी की थी कि हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बिना इंटरनेट के कुछ हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसकी भी टेस्टिंग हुई है। तो मेरे विचार में इसके लिए इंटरनेट होना या स्मार्ट, ठीक है अमन जी, मैं रोक रहा हूं, वापस मैं लौटता हूं, फिलहाल हमें रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं ई रुपया की। अमन जी, अगर मुझे पेमेंट करना है किसी को, हमने पेमेंट गेटवे की बात की, ऐप्स की बात की है, तो हम उसे स्कैन करते हैं, उसका स्कैनर मौजूद होता है और हमारे बैंक अकाउंट से या वॉलेट से पैसा चला जाता है। इस ई रुपये के ट्रांसफर करने के लिए क्या सिस्टम तय किया गया है? देखिए जी, अभी जो ई रुपये को ट्रांसफर करने के सिस्टम है उसके अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, पर ये जरूर कहा जा रहा है कि जैसे ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है, ऐसी आरबीआई ने एक अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके द्वारा सिक्योरिटी सिस्टम्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। बाकी अभी जो है उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या नया सिस्टम अभी इसको लागू किया जाएगा और क्या किया जाएगा, पर नेचुरली बैंकिंग प्रणाली के थ्रू है तो उसको बैंक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, और जैसे 4 बैंकों को किया गया है तो उन बैंकों को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया होगा, तभी उन्होंने लॉन्च करने की बात की है पायलट प्रोजेक्ट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमन अग्रवाल, न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, क्योंकि आपके पैसा जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए आज हमने खबर आपके मतलब में इसकी चर्चा की है। तो ई रुपया जारी हो गया है आरबीआई की तरफ से, 4 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है, आने वाले वक्त में पूरे देश में इसे शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।